क्लास 9 चैप्टर साउंड पार्ट 2। हम इस पार्ट 2 की स्टार्टिंग इको से करेंगे। इको मीन्स प्रतिध्वनि या गूंज। हम जब कभी एक खाली कमरे में बैठ कर के हेलो बोलते हैं तो हेलो कुछ समय के बाद हमें वो दोबारा सुनाई देता है, जैसे कि वो हेलो रिपीट हो रहा हो। इसी रिपीटेशन ऑफ साउंड को हम इको कहते हैं। और ये रिपीटेशन साउंड जो होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव की वजह से होता है। इसीलिए हम इको को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी कह सकते हैं। तो इको को हम कैसे बताएंगे? इको इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होता है उससे जो रिपीटेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम इको कहते हैं। इको होने के लिए हमें कितनी दूरी पर खड़ा होना पड़ेगा या हम कब इको सुन सकते हैं? अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, एयर में साउंड ट्रेवल करती है तो 344 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। यह स्पीड मीटर पर सेकंड स्पीड होती है उसकी। इस तरीके से अगर हम कहते हैं, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि वो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा जिस पे हम खड़े होकर के एक इको को सुन सकते हैं, तो ये बात प्रूव हो चुकी है। साइंटिस्ट ने ये बात दे रखा है कि अगर हम 1/10 ऑफ अ सेकेंड में अगर किन्हीं आवाज़ों को सुनते हैं तो हम उन्हें सेपरेट साउंड की तरह सुन नहीं सकते। इस वजह से we can hear the original sound and reflected sound separately only if there is a time interval of at least 1/10 सेकेंड, टू से 0.1 सेकेंड का टाइम होना चाहिए ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड में, तभी हम उन दोनों साउंड्स को सेपरेटली सुन पाएंगे। जैसा कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारा था, स्पीड जो होती है साउंड की 20 डिग्री सेल्सियस पे 344 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस में फाइंड करना है टाइम टेकन 1/10 सेकेंड मुझे 0.1 सेकेंड। तो फॉर्मूले पुट करने पर जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया वो उसकी वैल्यू निकलती है 34.4 मीटर्स। 34.4 मीटर का डिस्टेंस एक साउंड को ट्रेवल करना पड़ेगा तो हम उसको सुन पाएंगे। लेकिन हमें कितना दूर खड़ा होना पड़ेगा? असल में हमें जो दूरी पर खड़ा होना पड़ेगा वो 3.44 मीटर की आधी होगी, क्योंकि हम जो 3.4 मीटर का डिस्टेंस है उसमें जो आने का और जाने का दोनों का टाइम है, और जैसा कि पता है आने का और जाने का टाइम बराबर होता है, इसीलिए हम उसकी आधे डिस्टेंस मतलब कि 17.2 मीटर की दूरी पर हमें खड़ा होना पड़ेगा, तब एक साउंड को 0.1 सेंटीमीटर का टाइम लगेगा, तब हमें वो साउंड क्लियरली सुनाई देगा। हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम 17.2 मीटर्स पर खड़े तो हो सकते हैं, लेकिन जो साउंड की स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिस तरीके से टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब बातों पर भी डिपेंड करती है। जैसे कि अगर हम हॉट डे में खड़े हैं तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है, तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ने से हमें लिटिल बिट दूर खड़ा होना पड़ेगा, और वहीं कोल्ड डे में हमें थोड़ा पास में खड़े होकर के भी साउंड सुनने को मिल जाएगी। इन अ सिमिलर मैनर इन लिक्विड में अगर हम कहें तो लिक्विड में हमें एटलीस्ट 75 मीटर की दूरी पर खड़ा होना पड़ेगा इको सुनने के लिए, क्योंकि स्पीड जो होती है साउंड की ज़्यादा होती है लिक्विड में। व्हेन साउंड ट्रेवल्स इन वाटर देन द मीडियम डिस्टेंस फॉर हियरिंग एंड इको विल बी 75 मीटर्स। और ये अलग अलग भी हो सकता है साउंड वाटर के हिसाब से। वाटर डिस्टिल वाटर है, प्योर वाटर है, या मराइन वाटर है, किस तरीके का वाटर है, हमें इस बात को देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड चेंज होती रहती है। एंड
जो थंडर हम आसमान में देखते हैं, उसकी गर्जना सुनाई जो हमें देती है, वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। एक बार में बहुत सारे रिफ्लेक्शंस होने की वजह से हमें अपनी इको के बहुत सारे उदाहरण या हम बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि सोल ऑफ फिश को फाइंड करना, से ब्रिक्स मीन से जहाज़ के टूटे हुए हिस्सों को ढूंढना, सबमरीन जो सबमरीन्स होती हैं उनको पता लगाना, सी रॉक्स पहाड़, हिडन आइस वर्क इन द सी एंड इन्वेस्टिगेट ह्यूमन के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जैसे कि हम उसके हार्ट, किडनी स्टोन्स एंड मैनी ऑफ द ऑर्गन जिनके हमें सर्जरी करना होता है, उनको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन हम ये काम ऑर्डिनरी वेव के साथ नहीं कर सकते। इसके लिए हम कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स जिन्हें हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं उनका प्रयोग करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर्बरेशन। जैसे हम अपने बड़े हॉल में जब साउंड को सुनते हैं तो एक साथ बहुत सारे इको एक ही टाइम में प्रोड्यूस होती हैं, एंड ये इको जो होते हैं ओरिजिनल साउंड के साथ ओवरलैप हो जाते हैं, एंड जिससे कि ओरिजिनल साउंड जो होती है लंबे समय तक सुनाई देती है। मीन टू से ओरिजिनल साउंड परसिस्ट फॉर अ लास्ट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। परसिस्ट मीन लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो रिवर्बरेशन को कह सकते हैं किसी आवाज़ का बहुत समय तक गूंजते रहना ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ साउंड या ड्यू टू इको ऑफ द साउंड। इको होने की वजह से, मल्टीपल इको होने की वजह से उस आवाज़ का कंटिन्यूस रिपीटेशन होते रहना। persistence of sound in a big hall due to repetition of reflection from the wall, ceiling and floor of the halls. Floor, ceiling and hall से कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन होने की वजह से हमें मल्टीपल इकोस सुनने को मिलते हैं, जिसे हम रिवर्बरेशन कहते हैं। थोड़े बहुत अमाउंट में रिवर्बरेशन अच्छा होता है और वो हमें म्यूजिक सुनने में हेल्प करता है, अच्छा भी लगता है। लेकिन जब रिवर्बरेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में वो हमें इरिटेट भी करता है। If the reverberation is too long, then the sound becomes blurred, distorted and confusing due to overlap of different type of sound. अगर ज़्यादा समय तक रिवर्बरेशन होता रहे तो आवाज़ जो होती है ब्रल हो जाती है और कन्फ्यूजिंग भी हो जाती है, क्योंकि अलग अलग साउंड ओवरलैप कर जाती हैं। इसको रिवर्बरेशन को स्टॉप करने के लिए हमें कुछ स्टेप उठाने चाहिए। ऑडिटोरियम को बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पैनल ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। हमें जो पैनल्स बनाने चाहिए वो साउंड ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल की बनानी चाहिए, जो कि सीलिंग्स पर, वॉल्स पर जुड़े हों और वो साउंड को ऑब्जॉर्ब करें। कारपेट जो होते हैं, कारपेट ऑन फ्लोर रिड्यूस द रिवर्बरेशन को स्टॉप करते हैं कारपेट्स। एंड हैवी कर्टेन्स ऑन डोर एंड विंडो ऑल्सो रिड्यूस रिवर्बरेशन। द मटेरियल हैविंग साउंड ऑब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर मेकिंग सीट्स बनाने के लिए हमें ऐसे मेटल का यूज़ करना चाहिए जिसके अंदर साउंड ऑब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी हो। तो हम जानते हैं सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल जो होते हैं, पोरस मटेरियल जिसमें शीशे होते हैं, वो बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड होते हैं, इसलिए हम इनको यूज़ करके रिवर्बरेशन को कम कर सकते हैं और एक अच्छी साउंड को सुन सकते हैं। इन एडिशन टू कर्टेन, carpet and sofa set in our room also reduce the echo or reverberation. Now our next topic is frequency range of hearing human. एक ह्यूमन की फ्रीक्वेंसी रेंज या सुनने की क्षमता कितनी होती है। साउंड जो होती है एक ह्यूमन की, जो 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड्स होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, उन साउंड को ह्यूमन नहीं सुन सकती। सिमिलरली ऐसी साउंड्स जिनकी इंटेंस फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, उन्हें भी हम नहीं सुन सकते। तो मीन टू से जो फ्रीक्वेंसी की रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, उसे एक नॉर्मल मैन सुन सकता है।
रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज नोन एज फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग। ह्यूमन जो होते हैं इस रेंज की साउंड को बड़े आसानी से सुन सकते हैं। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड ह्यूमंस की द्वारा नहीं सुनी जा सकती, वो बहुत स्लोली वाइब्रेट करते हैं। एंड वाइब्रेटिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये जो सिंपल पेंडुलम का वाइब्रेशन होता है, ऑसिलेशन होता है, उसे हम इंफ्रासोनिक साउंड में लेते हैं, जिसे हम नहीं सुन पाते। और अर्थ, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड को सुन लेते हैं, जैसे अर्थ कभी कभी आता है। तो ऐसे हाल में जैसे ब्लू व्हेल हुई, एलिफेंट हुआ, राइनासोरस हुआ, ये कुछ इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इससे ये आपस में बातें कर लेते हैं। राइनासोरस जो होता है वो 5 हर्ट्ज की साउंड से भी कम, तो ये 5 हर्ट्ज से भी फ्रीक्वेंसी कम होती है, उस साउंड को भी सुन सकता है। उसके बाद अगली साउंड्स आती हैं साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उन्हें अल्ट्रासाउंड्स कहते हैं। दस अल्ट्रासाउंड आर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, ये हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड होती हैं और इन्हें भी हम नहीं सुन सकते, लेकिन इन्हें जो डॉग्स होते हैं वो इन्हें सुन पाते हैं। डॉग जो होते हैं 50,000 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकते हैं, इसीलिए पुलिस जो होती है इन्हें एज ए डिटेक्टिव यूज करती है। इसी तरीके से जो बैट होती है, बैट भी इसी तरीके की अल्ट्रासाउंड को यूज करती है और वो 1,20,000 हर्ट्ज तक की साउंड प्रोड्यूस कर सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम एक बर्ड की स्क्रीम को नहीं सुन सकते, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, जो हमारी लिसनिंग रेंज से बाहर होती है। हमारे अल्ट्रासाउंड जो होती हैं उनका हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज रहता है। इसी तरीके से जो नया बच्चा होता है, जो नया बच्चा पैदा होता है, वो 25 हर्ट्ज तक सुन सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो होता है उसकी साउंड कैप्चरिंग पावर लेस होती जाती है और एडल्ट में आते आते वो 20 हर्ट्ज तक ही रह जाती है। नाउ अल्ट्रासाउंड क्या होती हैं? हमने भी आपको बताया जैसा कि अल्ट्रासाउंड ऐसी फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं जिन्हें ह्यूमन सुन नहीं सकते, उनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है। अल्ट्रासाउंड जो होती हैं आम वेव्स की तरह ही ईगो प्रोड्यूस करती हैं, आम वेव्स की तरह ही रिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन इनकी हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इनमें पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई होने की वजह से हम इन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। हम अल्ट्रासाउंड के कौन कौन से एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। देखिए, अल्ट्रासाउंड जो होती है वेव विथ हाई फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्ट वेव लेंथ होती है, जिससे वो मैटर में हाई लेवल तक पेनिट्रेट कर सकती है। इस वजह से हम उसे मेडिकल पर्पस में, इंडस्ट्रियल पर्पस में एंड मैनी अदर पर्पसेस में उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके हम एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड देखते हैं। पहला, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर डिटेक्टिव फ्लोस इन मेटल ब्लॉक्स विदाउट डैमेजिंग देम। हम अल्ट्रासाउंड की मदद से मेटल्स के बारे में, मेटल के में क्रैक है कि नहीं है ये चेक कर सकते हैं बिना उन्हें डैमेज किए, क्योंकि फ्लोस जो होते हैं, इंटरनल क्रैक जो होते हैं इन द मेटल ब्लॉक्ड आर डिटेक्टेड बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड। इसका सिंपल सा रीज़न ये रहता है कि अगर मेटल में कोई फ्लो या क्रैक नहीं है, डिटेक्ट फ्री है, तो वहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड वेव आ रही हैं उनमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा या साउंड लौट करके नहीं जाएगी। और जो अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर हमने लगा रखे हैं उनमें सारी की सारी अल्ट्रासाउंड रिसीव हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं से भी उसमें क्रैक आ रखा है या वो कहीं से टूट रखा है, तो ऐसे हाल में वहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड्स होती हैं वो लौट करके हमारे पास आ जाएंगी, और जब वो हमारे पास लौट के वापस आ जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि उसमें क्रैक है, उस एरिया को हम ठीक कर देते हैं।
Second purpose, ultrasound is used in industry to clean hard to reach objects such as spiral tube or shape machine and electronic components. अल्ट्रासाउंड की मदद से हम उन एरियाज़ को भी क्लीन कर लेते हैं जिन एरियाज़ तक हमारे हाथ पहुंच पाना मुश्किल है। हम अल्ट्रासाउंड वेव पास करते हैं और उनकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने की वजह से वो पेनिट्रेट करती हैं और पेनिट्रेट करके जो गंदगी होती है उसे बाहर निकाल देती हैं। इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड जो होती है इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन सच एज लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, किडनी, यूटेरस एंड हार्ट एसेट्रास। जैसे अल्ट्रासाउंड जो होती है इन्वेस्टिगेट करती है ऑर्गन्स को अंदर जा कर के, और इसके कारण होता है उसकी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग पिक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी यूजिंग द इको ऑफ अल्ट्रासाउंड पल्सेस इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी एक टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम इंटरनल ऑर्गन्स की पिक्चर लेते हैं बाय यूजिंग द इको ऑफ अल्ट्रासाउंड। और इसी तरीके से हम डॉक्टर जो होते हैं अल्ट्रासाउंड स्कैन का भी यूज़ करते हैं ताकि वो लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, पेनक्रियास का और हार्ट का भी पिक्चर बना सकें। और आज में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। अल्ट्रासाउंड इज यूज फॉर डायग्नोसिस हार्ट डिसीज, फॉर डिटेक्टिंग द मोशन ऑफ द हार्ट, और हार्ट के मोशन को देखने के लिए भी यूज़ किया जाता है। यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव टू इन्वेस्टिगेट द एक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड इकोकार्डियोलॉजी। मीन्स हार्ट की मोशन देखने के लिए हम जिस मोशन का यूज करते हैं इकोकार्डियोलॉजिग्राफी कहते हैं। इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड कैन स्कैन मॉनिटर डेवलपमेंट ऑफ फिटस। मीन्स से हम फिटस जो होता है, जो मदर की गर्भ में फिटस जो होता है, बच्चा पल रहा है, उसके ग्रोथ को भी देख सकते हैं। कुछ लोग इसको इस तरीके को बैड मैनर से भी यूज़ करते थे, गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है इस बात को देखने के लिए भी यूज़ करते थे, लेकिन अब इस चीज़ को बैन कर दिया गया है। आमतौर पे हम एक्सरे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्सरे जो होती है हार्मफुल होती है, जो कि एक नवजात बच्चे के लिए डेंजरस होती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड की मदद से आज हम ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ऑपरेशन में हम जो किडनी का स्टोन होता है उसे हाईली पेनिट्रेटिंग अल्ट्रासाउंड की मदद से उसे ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करके उसे यूरिन के साथ पेन आउट हो देते हैं। इससे जो पेशेंट होता है वो रिलीफ मिलता है उसे। और अल्ट्रासाउंड जो होता है उसे सोनार में भी यूज़ किया जाता है। सोनार जो होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग का एक एप्लीकेशन होता है, जिससे कि हम समुद्र के इलाके, समुद्र जो होते हैं उनकी डेप्थ को पता करते हैं, एंड अंडर वाटर सोल ऑफ द फिश, मतलब कि कहाँ पे मछलियों का झुंड ज़्यादा है, जिससे कि हम एक बार में ज़्यादा मछली पकड़ सकें। शिप के टूटे फूटे हिस्से, या सबमरीन कहाँ पर है, या रॉक कहाँ पर है, या फिर आइसबर्ग जो हैं वो कहाँ कहाँ पर रखे हुए हैं, इन सब बातों को चेक करने के लिए हम सोनार का यूज़ करते हैं। सोनार आज के समय में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। सोनार के पास दो पार्ट होते हैं, एक ट्रांसमीटर और दूसरा रिसीवर। ट्रांसमीटर जो होता है अल्ट्रासाउंड पल्सेस को सेंड आउट करता है, और वो अल्ट्रासाउंड पल्सेस शरीर की बॉटम से स्ट्राइक करती हैं, या सोल से या उस ब्रिक से स्ट्राइक करती हैं, और लौट करके हमारे रिसीवर के पास आती हैं, और हम समझ जाते हैं कि हमारी डेप्थ इतनी है, या फिर जहाज यहाँ पर है, या मछलियों का झुंड यहाँ पर रखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर जाला फेंकना चाहिए। सोनार की डेफिनेशन होती है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। सोनार इज एन apparatus which is used to find the depth of the sea or locate the underwater things like shoal of fish, shipwrecks and enemy submarines. And वन बाय वन करके हम समझते हैं कि हम ये कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम किस तरीके से पता लगाते हैं कि समुद्र की हाइट या समुद्री डेप्थ कितनी है। सोनार में दो पार्ट होते हैं, एक ट्रांसमीटर जो होता है साउंड को सेंड करता है या अल्ट्रासाउंड को सेंड करता है फॉर डिटेक्टिंग द डेप्थ ऑफ द सी। जब अल्ट्रासाउंड वहाँ पर पहुँच जाती है
तो सोनर डिवाइस मीन टाइम टेकन, हम उसको नोट कर लेते हैं तो टाइम कितना उसने लिया वहाँ तक जाने में। एंड टाइम टेकन बाई अल्ट्रासाउंड पल्सेस ट्रेवल फ्रॉम द शिप एंड कमिंग बैक टू द शिप, हम जाने का और आने का टाइम नोट कर लेते हैं, और आने वाली वेव को हमारा रिसीवर वाला पार्ट कैप्चर कर लेता है। एंड हाफ ऑफ द टाइम टेकन गिव द डेप्थ ऑफ द सी, उसका आधा टाइम हमें उसकी डेप्थ में हेल्प करता है। एंड स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन वाटर इज सेम एज ऑर्डिनरी साउंड, जैसी ऑर्डिनरी साउंड होती हैं उनकी स्पीड होती है उतनी ही अल्ट्रासाउंड की भी स्पीड होती है। हमें इस चीज़ पता होती है, टाइम पता होता है, स्पीड और टाइम का यूज़ करके हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं। जैसे कि हमें 2 मिनट लगी, हमारी अल्ट्रासाउंड को 2 मिनट लगे, और वाटर में हमें पता है 1500 के करीब उसकी स्पीड है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो डिस्टेंस है वो स्पीड इंटू टाइम, मतलब 1500 इंटू 2 मीटर 3000 का डेप्थ, मीटर डेप्थ है हमारा, 3 किलोमीटर की डेप्थ है उसके अंदर। लेकिन हम अल्ट्रासाउंड को ही यूज़ क्यों करते हैं, कोई और वेव का यूज़ क्यों नहीं करते? तो इसका रीज़न ये है, अल्ट्रासाउंड जो होती है हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है एंड शॉर्ट वेवलेंथ होती है, तो इसलिए उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा होती है, इसलिए वो जल्दी पता लगा सकती है। एंड सेकेंड वे, अल्ट्रासाउंड वेव कैन नॉट कन्फ्यूज विद इंजन नॉइस एंड अदर साउंड मेड बाई द शिप, मतलब कि अदर कोई और साउंड बन रही है उससे उसको पेनिट्रेशन नहीं होता, उसमें कोई चेंज नहीं होता। इसलिए इन दोनों एडवांटेज की वजह से हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, वेट यूज अल्ट्रासाउंड टू फ्लाई एट नाइट, तो चमगादड़ होती हैं वो रात के समय में इसी सिस्टम का यूज करती हैं अपने खाने को देखने के लिए और उड़ने के लिए। एंड द मेथड जिसकी मदद से अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करके कुछ एनिमल्स स्पीक कर पाते हैं या अपने ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इको लोकेशन, इको की मदद से लोकेशन का पता करना। मेथड यूज्ड बाय सम एनिमल लाइक बैट, प्रोपेलर्स एंड डॉल्फिन टू लोकेट द ऑब्जेक्ट बाय हियरिंग द इको ऑफ देयर अल्ट्रासाउंड स्क्वीज इज कॉल्ड इको लोकेशन। पहले हम देखते हैं जो बैट होती है चमगादड़ किन किन पर्पज़ में यूज़ करती है। पहला पर्पज़ किसी चीज़ से टकराए बिना, क्योंकि उसे रात में थोड़ा उसके रात और दिन में कम दिखाई देता है, इसलिए वो अपने अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस जो होती है उसका यूज़ करती है। तो बैट फ्लाई इन द डार्कनेस ऑफ नाइट विदाउट कोलोडिंग विद अदर ऑब्जेक्ट वाई द मेथड ऑफ इको लोकेशन। ये कुछ ऐसे होता है, जो बैट होती हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी स्पीच को रिलीज करती हैं, और वो एक जगह से टकरा करके उससे आती हैं, तो वो उससे पता लगा लेती है कि आगे क्या है, आगे दीवार है तो उस पर नहीं जाना, और उसे बच करके वो निकल जाती है और अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। सिमिलरली जो बैट होती है अपने प्रे को भी अपने इको लोकेशन की मेथड से पता लगाती है, वो अपने मुंह से आवाज़ निकालती है और अपने उसके प्रे से टकरा करके वो आती है, तो वो उसे पता कर लेती है कि ये मेरा प्रे है, और वो उसे खा लेती है। और इस फ्रीक्वेंसी को सुन करके कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो भी इस फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं जो बैट प्रोड्यूस करती है अपने मुंह से, तो वो अपने आप को उसके चंगुल से भी बचा सकती हैं। और कुछ मैमल जैसे कि प्रोपियस भी अल्ट्रासाउंड को यूज करता है, एंड डॉल्फिन ऑल्सो यूज दिस मेथड ऑफ इको लोकेशन फॉर इन्वॉल्विंग अल्ट्रासाउंड फॉर अंडर वाटर नेविगेशन एंड लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। ये दोनों एनिमल्स भी अपने अंडर वाटर लोकेशन को पता करने के लिए, अपने प्रे को पता करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, किसी भी साउंड की 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बेसिस पर हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक साउंड से दूसरे साउंड को। पहली होती है लाउडनेस, दूसरी होती है पिच, एंड थर्ड होती है क्वालिटी और टिम्बर। और इन 3 क्वालिटीज़ को ही हम किसी साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, जो कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस कर सकती है। दो म्यूजिकल साउंड जो होती हैं एक दूसरे से डिफर हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 क्वालिटीज़।
सबसे पहले हम चलते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड पर। जैसे हमने देखा साउंड हम सुनते हैं, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। इफ लेस एनर्जी सप्लाइड देन वाइब्रेशन विल बी ऑल्सो लेस, एंड अगर उसमें एनर्जी ज़्यादा है तो भी वो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। इस तरीके से अगर उसका एम्पलीट्यूड छोटा है तो उसमें लाउडनेस कम होगी, और वहीं अगर उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो उसके अंदर साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी या ज़्यादा इंटेंसिटी वाली प्रोड्यूस होगी। जैसे हम एक स्ट्रिंग को हल्के से पिंक करें और एम्पलीट्यूड छोटा है तो उसमें आवाज़ कम आएगी, लेकिन वहीं अगर हम उसको पिंक थोड़ा ज़्यादा करें तो उसका साउंड ज़्यादा होगी। तो साउंड की लाउडनेस जो होती है क्या इज अ मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग आवर ईयर पर सेकेंड। मीन टू से लाउडनेस को हम कह सकते हैं कि हमारे कानों तक साउंड एनर्जी पर सेकेंड में कितना पहुंच रही है। लाउडनेस जो होती है किसी भी साउंड की उस एम्पलीट्यूड से नापी जाती है। अगर उसका एम्पलीट्यूड छोटा होगा तो उसकी साउंड फेड साउंड आएगी या धीमी धीमी साउंड आएगी। स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड फेड साउंड और सॉफ्ट साउंड होती है, और वहीं जो लार्ज एम्पलीट्यूड वाली साउंड होती है वो लाउड साउंड होती है। लार्ज एम्पलीट्यूड मीन टू से लार्ज साउंड। ग्रेटर इज द एम्पलीट्यूड लाउडर इज द साउंड विल बी। और इस बात को देख करके हम कह सकते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स प्रोड्यूसिंग द साउंड वेव। जो सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी लाउडनेस कितनी होगी, लाउड होगा या सॉफ्ट होगा, इस पर डिपेंड करता है कि उसका एम्पलीट्यूड कितना बड़ा है। लाउडनेस को हम डेसिबल में मेजर करते हैं और से शॉर्ट फॉर्म में डीबी भी लिखते हैं। एंड सॉफ्टनेस ऑफ साउंड ह्यूमन कैन हियर इज सेड टू बी हैव लाउडनेस ऑफ 0 डेसिबल। 0 डेसिबल तक की साउंड हम सुन सकते हैं। द लाउडनेस ऑफ साउंड पीपल इज क्वाइटली इज अबाउट, मतलब आम तौर पर सुनते हैं 65 डेसिबल तक सुनते हैं। एंड नोइजी साउंड जो होती है हमारे लिए वो 100 डेसिबल तक होती है। एंड जो साउंड हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज है वो 130 डेसिबल तक की हो सकती है। अब सेकंड पॉइंट आता है पिच। पिच जो होती है, पिच हम सोचते हैं कि अगर दो साउंड हैं और दोनों साउंड की सेम एम्पलीट्यूड है तो उन दोनों साउंड को हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। जैसे एक ब्रिस्टल एंड एक ड्रम दोनों बज रहे हैं तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, तो उन दोनों की आवाज़ में हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। एक ड्रम बज रहा है और एक सीटी बज रही है तो दोनों की आवाज़ में अंतर तो होता है। इसी तरीके से एक मैन बोल रहा है और एक वुमेन भी बोल रही है, दोनों की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड सेम है, तो हम ये कैसे पता करें कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो उसके लिए हम क्वांटिटी यूज करते हैं, उसे बोलते हैं पिच। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू साउंड हैविंग द सेम लाउडनेस। दो साउंड जिनकी सेम लाउडनेस होती है उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए जिस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं पिच। पिच जो होती है किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। पिच ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है उससे पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है। अगर पिच लो होगी तो उसकी साउंड ड्रम टाइप की होगी, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा तेज है तो उसकी साउंड सीटी जैसी होगी। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हायर विल बी इट्स पिच। एंड जो क्या होते हैं वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी एक ही बात होती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग द सोर्स हायर इज द फ्रीक्वेंसी एंड हायर इज द पिच। हम एक हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को सुनते इरिटेट हो जाते हैं और वहीं लो पिच वाली साउंड को हम बहुत देर तक सुन सकते हैं। द पिच ऑफ साउंड डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस साउंड्स। और ये हमारे फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी और टिम्बर को हम कहें तो जैसे हम एक बंसी की बात सुनते हैं और एक वॉयलिन की बात सुनते हैं, एक फ्लूट की आवाज़ और एक वॉयलिन की आवाज़ में अंतर होता है, चाहे वो सेम पिच पे हो रहे हो और सेम लाउडनेस हो।
तब भी उनके बीच में अंतर होता है। दो सिंगर्स अगर कोई आवाज़ से सेम गाना गा रहे हैं तब भी हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि उनकी आवाज़ में अंतर है। तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वो कौन जिसकी मदद से हमें बता सकते हैं कि सेम लाउडनेस और सेम पिच वाली साउंड को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या कैसे अलग अलग कर सकते हैं। तो वो करेक्टरिस्टिक्स जिसकी मदद से सेम पिच और सेम लाउडनेस वाली साउंड को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, जो म्यूजिकल साउंड होती हैं, उसे हम क्वालिटी और टिम्बर ऑफ द साउंड कहते हैं। क्वालिटी और टिम्बर ऑफ द साउंड जो होती है डिपेंड करती है टाइप ऑफ वेव फॉर्म, मीन टू से उसने कैसी वेव बनाई है या उसका वेव फॉर्म क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी ऑफ साउंड कैसी होगी या उन दोनों में अंतर किस बात का है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं फ्लूट एंड वॉलिन का जो शेप होता है उनकी वेव फॉर्म का वो डिफरेंट होता है। इसलिए क्वालिटी और टिम्बर वेव फॉर्म मीन टू से किस तरह की वेव बना रही है, सितार हुआ, हारमोनियम हुआ, फ्लूट, वॉलिन, इन सब की जो वेव फॉर्म होती है वो डिफरेंस होती है। और बहुत सारे सिंगर जैसे हमने अपने पुराने में सुने होंगे और अभी सुनते हैं, ये मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार शानू, उदित नारायण एंड मैनी ऑफ द साइंटिस्ट, लता मंगेशकर जी, और ये सब जो होते हैं इन सब की साउंड में हम बड़े आसानी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चाहे वो सेम गाना गा रहे होंगे लेकिन उनके में हम अंतर पता कर सकते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि उनकी वेव फॉर्म अलग अलग होती हैं, इस वजह से हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने जाना 3 प्रॉपर्टीज, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी ऑफ टिम्बर। एंड नाउ वी मूव टू लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर, दैट इज ह्यूमन ईयर, जिससे हम सुनते हैं। हमारी ईयर्स किस तरीके से वर्क करते हैं। जो ईयर होते हैं एक सेंस ऑर्गन होते हैं। जिस तरीके से हमें पता है कि हमारे 5 सेंस ऑफ ऑर्गन होते हैं, उनमें से एक सेंस ऑफ ऑर्गन हमारा ईयर भी होता है। ईयर जो होता है हमें सुनने में हेल्प करता है। देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ह्यूमन ईयर का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। जो हिस्सा ईयर का बाहर होता है उसे हम आउटर ईयर कहते हैं। आउटर ईयर में एक ब्रॉड पार्ट जो होता है, जो हमारा कमजे छू सकते हैं, पीना बोलते हैं। पीना जो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर का लॉन्ग पैसेज होता है। कॉल के अंदर जो एक लॉन्ग पैसेज होता है 2 से 3 सेंटीमीटर का, इसे बोलते हैं ईयर कैनाल, पीना के अंदर। एट द एंड ऑफ ईयर कैनल या थिन इलास्टिक और सर्कुलर मेम्ब्रेन कॉल ईयर ड्रम। उसके एंड पर जो पीना होती है उसके एंड पर एक थिन सर्कुलर मेम्ब्रेन होती है जिसे ईयर ड्रम कहते हैं। ईयर ड्रम को हम टाइम्प्रोम भी कहते हैं और इसके अंदर एयर पेंट होती है। ईयर ड्रम के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर जो होता है 3 डेलिकेटेड बोन्स को कंसिडर करके रखता है, हैमर, एबिल एंड स्ट्रिप्स। दीज ईयर बोन्स आर लिंक टू वन अनदर। ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं एंड वन एंड ऑफ द बोन, ये तीनों बोन्स ऑफ मिडिल ईयर, हैमर, एबिल एंड स्ट्रिप, आपस में कनेक्ट होती हैं एंड वन एंड ऑफ द bone called hammer is touching with the eardrum and other end with second bone called avel and other end of avel connected with third bone called strip and the free end of strip is held against the membrane over the oval window, जिसे oval window कहते हैं, उसके पास होता है, फ्री एंड होता है, वो वहाँ पे होती है एविल का, एंड जो कि इनर ईयर से कनेक्ट होती है। मिडिल ईयर एयर कंसिस्ट करके रखता है एंड द लोअर पार्ट ऑफ मिडिल ईयर कंसिस्ट ऑफ नैरो ट्यूब, जिसे स्टिचिंग ट्यूब कहते हैं, जो गले से कनेक्ट रहता है। इस ट्यूब का जो काम होता है मिडिल ईयर को थ्रोट से कनेक्ट करना होता है और इंश्योर कि एयर प्रेशर उसमें बना रहे या सेम रहे। लास्ट पार्ट ऑफ ईयर होता है इनर ईयर। तो इनर ईयर होता है उसे कोचिला बोलते हैं। कोचिला जो उसमें 1
साइड जो होती है वो कनेक्ट रहती है मिडिल ईयर से, एंड मिडिल ईयर थ्रू द इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड ओवल विंडोज, ओवल विंडो से कनेक्ट रहती है। और कोचिला जो होता है इज फिल्ड विद लिक्विड, लिक्विड से फिल्ड रहता है और वाइब्रेटिंग लिक्विड होता है। एंड लिक्विड प्रेजेंट इन इट कंटेन नर्व सेल, इसके जो लिक्विड होता है उसमें नर्व सेल होते हैं जो साउंड की तरफ सेंसिटिव होती हैं। एंड अदर साइड इज कनेक्टेड टू ऑडिटरी नर्व्स, और बाकी दूसरी साइड होती है ऑडिटरी नर्व से कनेक्ट रहती है जो कि हमारे ब्रेन तक जाती है। अब देखिए हम देखते हैं कि हमारा ईयर वर्क कैसे करता है। वर्किंग ऑफ ईयर, वर्किंग ऑफ ईयर में साउंड वेव जो होती हैं हमारी कंटिन्यूस कंप्रेशन रेयरफेक्शन लेते हुए हमारे पीना तक पहुंचते हैं, और पीना जितनी भी साउंड होती है उसे कलेक्ट करके हमारे ईयर ड्रम तक पहुंचा देता है। व्हेन साउंड वेव फॉल ऑन द ईयर ड्रम स्टार्ट टू वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ रैपिडली। जब साउंड ईयर ड्रम तक पहुंचती है तो हमारा ईयर ड्रम बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण जो मिडिल ईयर के हैमर होते हैं उसमें वाइब्रेशन पैदा होता है, एंड और वो वाइब्रेशन सेकंड बोन एबल को पास होता है और फिर थर्ड बोन स्ट्रिप को पास होता है। एंड द वाइब्रेटिंग स्ट्रिप स्ट्राइक ऑन द मेम्ब्रेन कॉल्ड ओवल विंडो, जो ओवल विंडो तक स्ट्राइक होती है, और ओवल विंडो से स्ट्राइक होने के बाद वो कोचला पे पहुंचती है, और जो उसमें लिक्विड बड़ा होता है कोचला में जो लिक्विड पड़ा हुआ होता है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। जो वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा करता है नर्व सेल्स के अंदर, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होते हैं ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा ब्रेन तक पहुंचते हैं, और ब्रेन उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जज करता है ऑन द बेसिस सेंसेशन ऑफ हियर। जिस तरीके से हमने देखा सुना कि आज कुछ होने वाला है, जैसे आज किसी की शादी है या कोई पार्टी है आज, तो हम उसको सुनते हैं और ये सारा स्टेप जो होता है विद इन अ सेकेंड होता है। अभी तक हमने जितना भी किया, हम या जितने वीडियो बना रहे हैं उन सबको आप कान से ही सुन रहे थे, तो ये सारे फंक्शन कंटिन्यूसली हुए जा रहे थे, और इसी तरीके से फिर वो सेंसेशन करता है और हमें फिर इंफॉर्मेशन देता है कि हमें क्या एक्ट करना है। वो देखिए फंक्शन ऑफ थ्री टिनी बोन्स, जो थ्री टिनी बोन्स होती हैं मिडिल ईयर की, इज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वाइब्रेशन। मीन से जो मिडिल ईयर होती हैं जो कुछ धीमी आवाज़ आ रही है उसकी वाइब्रेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम होता है मिडिल ईयर की जो बोन्स होती हैं उनका, जो ईयर ड्रम को कनेक्ट करती हैं ओवल विंडो से एंड कोकला से। प्लीज नोट इट इज नेसेसरी टू मेक साउंड वाइब्रेट स्ट्रोंगर बिकॉज द नर्वस सिस्टम इन कोकला रिस्पॉन्ड ओनली टू स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन। मीटर से नर्वस सिस्टम जो होते हैं स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन को ही रिएक्ट करते हैं, इसलिए उसमें स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होना चाहिए, और मिडिल ईयर जो होता है वही वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। हमें एक और बात कहनी है, हमें अपने ईयर्स को प्रोटेक्ट रखना चाहिए। हमें अपने ईयर्स में कभी भी पेंसिल या पेन को नहीं डालना चाहिए, या कोई भी प्लेन चीज़ को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ईयर ड्रम को ख़राब कर सकता है, और ईयर ड्रम के ख़राब होने से हम डीप भी हो सकते हैं और हम अपनी सुनने की क्षमता को भी खो सकते हैं। इसलिए हमें अपने ईयर्स को संभाल के रखना चाहिए और इनका मिसयूज और इनको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हमने साउंड के चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमने साउंड के चैप्टर में जाना साउंड क्या होती है, साउंड कैसे पैदा होती है, साउंड किस किस सोर्स से पैदा होती है, और हम किस किस प्रकार की साउंड सुनते हैं। जैसे कि हमने बताया था घर में, गार्डन में, रोड पर, एयरप्लेन में, आसमान में, गार्डन में, एंड मैनी ऑफ द प्लेसेस हम कई तरह की साउंड सुनते हैं। साउंड जो होती है वेव्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, और ये भी जानता है वेव्स क्या होती हैं और कितने तरह की होती हैं। वेव्स दो तरह की होती थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्सल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारे कंप्रेशन रेयरफेक्शन हुआ करते थे, एंड ट्रांसवर्सल वेव में क्रस्ट एंड ट्रफ होते थे। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो थी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव पार्टिकल प्रोपोगेट करते थे,
एंड जो ट्रांसवर्सल वेव हुआ करती थी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल करते थे। इसके बाद हमने जाना कि प्रोपोगेशन ऑफ वेव के बाद हमने जाना उसमें वेव साउंड में क्या क्या होती हैं और क्वालिटीज़ क्या होती हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, साउंड की स्पीड क्या होती है, एंड साउंड की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस में उसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है, एंड उसकी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर भी ये डिपेंड करता है। हमने उस साउंड की करेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जो हमारे 5 मेन करेक्टरिस्टिक्स थे जिनसे हम साउंड को डिफाइन कर सकते हैं, उसमें देखा था वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, और उसके हमने फॉर्मूले भी देखे थे। फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का रिलेशन एफ इक्वल टू 1/t एंड रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी इक्वल फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा हमने सीखा था। हमने फिर देखा था प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड कौन से ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने जाना था ये साउंड केवल वही ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो वाइब्रेट करते हैं। ओनली वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस दिस साउंड। और हमारी भी आवाज़ जो प्रोड्यूस होती थी वाइब्रेशन की वजह से होती थी, और अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग मेम्ब्रेन को या अलग अलग पोजिशन चीज़ों को वाइब्रेट करने से ही पैदा होते हैं, जैसे कि कोई स्ट्रिंग को वाइब्रेट करने से, कोई एयर को वाइब्रेट करने से, कोई मेम्ब्रेन और कोई प्लेट को वाइब्रेट करने से पैदा होता है साउंड। फिर हमने देखा था साउंड को एक मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। साउंड एक मैकेनिकल वेव है, बिना मटेरियल के वो ट्रेवल नहीं कर सकती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह, जैसे लाइट एंड रेडियो वेव जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, वो बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती हैं। फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसकी मदद से ये पता चला था कि साउंड जो होती है नहीं ट्रेवल कर सकती बिना ईयर के, और इसका रीजन भी हमने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं और मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते, बस अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं और कंटिन्यूस कंप्रेशन रिफ्लेक्शन पास आउट करते हैं। और साथ में हमने ये भी बताया था कि साउंड वेव जो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, जो हम मून पर साउंड को सुन नहीं सकते थे क्योंकि साउंड जो होती है वो मॉलिक्यूल चाहिए, उसको मॉलिक्यूल मून पे नहीं होते, इसलिए वो वायरलेस सेट टॉप रेडियो वेव का यूज करते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो साउंड का यूज करते हैं वाटर में, और वाटर में भी साउंड की मदद से ही यूज करते हैं, लेकिन वो उसे जल्दी सुन लेते हैं क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इज 5 टाइम फास्टर देन एयर इन वाटर एंड 15 टाइम फास्टर देन एयर इन सॉलिड्स। फिर हमने जाना था सोनिक बूम क्या होता है। सोनिक बूम के बारे में हमने जाना था कि वो शॉक वेव्स होती हैं जो कि एक्सप्लोसिव नोज पैदा करती हैं जब ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि जिनकी स्पीड फास्ट होती है देन साउंड वो ट्रेवल करते हैं। और फिर हमने देखा था रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट, साउंड और लाइट में कौन जीतता है, तो पता चलता है लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है साउंड के कंपेरिजन में। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखा। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हमने जाना साउंड रिफ्लेक्ट करती है हार्ड सरफेस से, सॉफ्ट सरफेस बैड रिफ्लेक्टर होते हैं, उसे स्मूथ सरफेस और शाइनी सरफेस से फर्क नहीं पड़ता। और 2 लॉ भी पढ़े थे हमने उसमें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पर लाइक करते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ साउंड इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। फिर हमने उसके एप्लीकेशंस भी देखे थे, मेगाफोन, बल्ब फोन, सेटोस्कोप, साउंड बोर्ड, इन सब के हमने एप्लीकेशन भी देख रखे हैं। और हमने ये भी जाना कि इको क्या होती है। इको रिपीटेशन ऑफ साउंड होती है, रिपीटेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है, और इसके लिए कम से कम हमें 17.2 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा होना पड़ेगा इको सुनने के लिए, और साउंड ट्रेवल करती है 34.4 मीटर, क्योंकि उसे जाना और आना होता है। उसके बाद हमने देखा रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन जो था प्रेजिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ऑफ ऑडिटोरियम, मीटर से एक आवाज़ का बहुत समय तक गूंजते रहना ही हमारा रिवर्बरेशन होता है। उसके बाद हमने देखा फ्रीक्वेंसी रेंज। हमने जाना कि फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है साउंड की, जो ह्यूमन सुन सकता है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज होती है, एंड उससे नीचे की साउंड को हम इंफ्रासाउंड कहते हैं, और उससे ऊपर की साउंड को हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इंफ्रासाउंड जो होती है राइनोसोरस, डॉल्फिन यूज करती हैं, और कई एनिमल बात करने के लिए करते हैं।
और अर्थक्वेक या आने वाली डेंजर्स को पता करने के लिए। अल्ट्रासाउंड जो होती है हमारे कई एप्लीकेशन में यूज होती है, जैसे फ्लो या क्रैक पता करने के लिए, या साफ करने के लिए, मेटल को साफ करने के लिए, या फिर इंटरनल ऑर्गन को क्लीन करने के लिए उसके प्रोसेस में आता है अल्ट्रासोनोग्राफी और इकोकार्डियोग्राफी। एंड हम बच्चे की ग्रोथ को देखने के लिए, फिटनेस को देखने के लिए उसका यूज करते हैं। किडनी का स्टोन तोड़ने के लिए स्टोनर में यूज होता है। एंड बैट जो होती है उसे यूज करती है। फिर हमने ये जाना क्वालिटी ऑफ साउंड या करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड 3 होती हैं, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी और टिम्बर। जो लाउडनेस होती है एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, एंड उसकी यूनिट डेसिबल होती थी। एंड हमने फिर जाना पिच के बारे में। पिच जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, और सेम लाउडनेस वाली साउंड में अंतर हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिच ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर हमने यहाँ टिम्बर जो होती थी वो किसी की वेव फॉर्म पे डिपेंड करती है। सेम वेव फॉर्म वाली दो साउंड सेम होंगी, और दो सेम डिफरेंट वेव फॉर्म वाली साउंड जो होती है अलग होंगी, चाहे उनका लाउडनेस और पिच सेम क्यों भी ना हो। फिर हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ ईयर में हमने जाना कि कंस्ट्रक्शन ईयर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। मिडिल ईयर में पीना एंड ईयर ड्रम ने जाना, और नहीं आउटर ईयर में जाना पीना एंड ईयर ड्रम। मिडिल ईयर में जाना हैमर, एविल, स्ट्रिप। एंड जो इनर ईयर था उनमें कोकिला एंड नर्व सिस्टम जो लिक्विड से भरा होता है। फिर उसके बाद में वर्किंग जाना कि ईयर वर्क कैसे करता है, और हमने लास्ट में आपको बताया कि हमें अपने ईयर्स का ख्याल रखना चाहिए। अब हम चाहेंगे कि आप इसके कुछ क्वेश्चंस लगाएं, और क्वेश्चंस लगा करके इसे पढ़ें। आप जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको ये चैप्टर और चीज़ सुनने आएगा। हम समझते हैं कि हमने अपनी तरफ से क्लास 9 की फिजिक्स का वो अच्छे से समझाने की कोशिश की, और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, और हम अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट देने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।